ब्रिज तो फिलहाल तो कोई खबर नहीं है, मगर सियासी पार्टियों में या सियासी गुफ्तगू में बहुत सारी चीज़ें किसी तरह से भी हो सकती है, इसमें कोई अर्ज नहीं है। लेकिन मैं ये समझ रहा हूँ कि आपके खदशात अपनी जगह पे, लेकिन मौलाना साहब की आसिफ अली जरदारी साहब के साथ दोस्ती बहुत पुरानी है। सियासत में जितनी भी तलखी हो, एक दूसरे को हम जितने भी बुरा भला कहें, मगर वो जो ज़ाती दोस्तियाँ हैं, सलाम दुआ और गमी खुशी, वो अपनी जगह पे कायम रहती है, और यही तो सियासत का हुस्न है। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि ये एक बेहतरीन गुफ्तगू थी, और बाकी मौलाना साहब की बात जो आपने की है पीटीआई के हवाले से, वो तो हरी झंडी दिखा चुका है। आपने देखा नहीं, पिछले हफ्ते मौलाना साहब ने कहा हम किसी एहतियात में नहीं जा रहे हैं, तो हमारे साथ तो थे ही नहीं है, मगर पीटीआई के साथ भी उन्हें इनकार कर दिया है। जहाँ पीटीआई की मेरे ख्याल में, जहाँ तक मुझे याद पड़ रहा है, शायद कल या जो था वो कोई नवी इजलास थी उनकी, मौलाना साहब के घर जाते हैं। मौलाना साहब तो एक मरतबा भी उनके पास नहीं गए, तो वो तो हरी झंडी दिखा दी मौलाना साहब ने। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि फिर भी जारी बात है, दरवाजे सबके लिए खुले होते हैं, पीटीआई वाले बार बार जा सकते हैं, हम भी जाते हैं, नून लीग वाले भी जा सकते हैं, इसमें नहीं, लेकिन कहीं ये ना हो कि मौलाना फजल रहमान साहब, बंदोखेल साहब पिच की दोनों तरफ खेल रहे हों। नहीं, मेरे ख्याल में जरदारी साहब ने जो बंदूक उनको पकड़ा है, तो मेरे ख्याल में सोच समझ के पकड़ा है उनको। मौलाना साहब का निशाना बड़ा अच्छा होता है। मेरा ख्याल है कि बिल्कुल नहीं, ना पंजाब में ना मरकज़ में। और बाकी जहाँ तक आपने इत्यादी की बात की या सपोर्टर की बात की है, तो यकीनन जब इत्यादी या सपोर्टर होता है तो उनके आपस में गिले शिकवे भी होते हैं। जहाँ मुस्लिम लीग नून की बातें अच्छी होगी वो हम अप्रिशिएट करेंगे, जहाँ वो हमें लगे तो ये कि ये बेहतर नहीं है तो वो हम तनकीद भी करेंगे, तजावीज़ भी देंगे। तो ये तो पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स है, तो मैं ये समझ रहा हूँ कि इसमें इतने ज़्यादा सस्पेंस होने की। और जहाँ तक मैं आपकी जो परेशानी है, जो मैं नोट कर रहा हूँ, आपको परेशानी है मौलाना साहब की मुलाकात से और जॉइंट सेशन 28 तारीख को, कि ये क्या होने वाला है। तो फिलहाल तो कोई खबर मेरे ख्याल में डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब के पास भी नहीं है, ये हेड कर रहा है अपनी पार्टी को, और मैं तो हूँ असम्बली से बाहर। तो मेरे ख्याल में स्मूथ एक जो कानून साजी होती है, या एक जो रिक्वायरमेंट होता है जॉइंट पार्लियामेंट की या नेशनल असम्बली का, ये तो एक पार्ट ऑफ लाइफ है, पॉलिटिक्स है। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि जो चीज़ें आनी होती है उसमें इतने ज़्यादा सस्पेंस नहीं होता है। लेकिन कादर बंदोखेल साहब, वो तूफान से पहले खामोशी भी होती है, वो खामोशी ज़्यादा खतरनाक होती है। देखिए मैं आपको बताऊं, मैं एक कानून की तालिब इल्म की जैसे कराए आपको दूंगा, इसको आप मेरी पार्टी की पॉलिसी ना समझें। जहां तक एक्सटेंशन की मामला आता है, आपने लफ्ज़ भी इस्तेमाल किए, दूसरी चैनल में भी यही बात चल रही है। एक्सटेंशन के लिए जो है ना, वो मैं नहीं समझ रहा कि एक्सटेंशन की ज़रूरत नहीं पड़ी। अभी जाके आर्टिकल 182 के तहत, जहां 65 साल के रिटायरमेंट के बाद 3 साल गुजरने के बाद जब 2 जजेस सुप्रीम कोर्ट के लिए है, तो ये यूँ समझ लो कि 79 उम्र के लोगों को लिए है। तो उससे, और फिर दूसरा आर्टिकल मौजूद है 177, 179, जहाँ आप हाई कोर्ट से भी जज ले सकते हैं, और एक 15 साल की जो प्रैक्टिसिंग लॉयर है उसको भी आप सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्ट जज बना सकती है। आइन का एक हिस्सा है। लेकिन क्या ये बेहतर नहीं है, तारिक फजल चौधरी साहब को मैं ये राय दूंगा, क्या ये बेहतर नहीं है कि आप जब सुप्रीम कोर्ट की जजेस की जो उम्र है उसको ज्यादा कर दे। मिसाल इस वक्त 65 साल है, तो अब 68 साल कर दे। और फिर अगर इसमें आपको थोड़ा सा ये लगे कि अगर 68 साल हो जाए तो हमारे मोहतरम फाइजी साहब जो है ना, वो मजीद 3 साल रहेंगे, तो फिर ये भी जहन में साथ रख ले, क्योंकि आपने सवाल किए नहीं, मुझे एडवांस पे जवाब देना पड़ता है, क्योंकि आपका सवाल यही होगा। तो फिर इसी तरह जो सीनियर जज है, सीनियर जज है मंसूर अली शाह साहब, तो उसकी भी 3 साल मजीद बढ़ जाएंगे। यानी मौजूदा 3 साल उसके पास है, तो 3 साल यानी 6 साल मजीद बढ़ जाएंगे। तो इसमें हर्ज नहीं है बजाय रिटायर्ड जजेस को लेने की। अगर जजेस की उम्र बढ़ाया जाए तो ऑटोमेटिकली जो है ना, जजेस की जो कमी है वो खत्म हो जाएगी, और फिर नए जो हाई कोर्ट में जजेस आप लेंगे, फिर हाई कोर्ट से भी मजीद जजेस ले सकते हैं। अभी देखते 17 जजेस या 2 जजेस और लेके 19 जजेस में तो पूरा का पूरा बेंच तो बैठा रहता है सियासी मुकदमात को निपटाने के लिए। ये जो पाकिस्तान में लाखों की तादाद में या 60,000 से ज्यादा सुप्रीम कोर्ट में जो केसेस पेंडिंग है, वो कौन चलाएंगे? उसके लिए मैं दोनों से सवाल भी करना चाहती हूँ, इससे थोड़ा सा आगे बढ़ते कोई अवामी डिस्कशन भी कर लेते हैं। डॉक्टर साहब, ये जो बिजली के बिलों का मामला है, इस पे वैसे ऑन चौधरी साहब भी कह रहे हैं, और जो वुज़रा हैं वो भी कह रहे हैं 2 महीने की बात है, 2 महीने बाद चीज़ें चेंज हो जाएंगी। 2 महीने बाद तो वैसे मौसम चेंज हो जाएगा, शायद बिजली इतनी इस्तेमाल ना हो। लेकिन आप नहीं समझते कि ये जो नवाज शरीफ साहब ने मरीम नवाज साहिबा को बिठाकर बिजली के बिलों में रिलीफ की बात की है,
اور پھر اس کے بعد ایک اور سٹیٹمنٹ کہ یہ پنجاب تک محدود ہے. یہ اس پہ کس طرح عمل کریں گے, کیسے عمل کریں گے؟ کیا یہ ایکویلٹی کی بنیاد پر تمام پورے صوبوں میں ہو سکتا ہے, چاروں صوبوں میں؟ دیکھیے, جو مرکز کی سطح کے اوپر شہباز شریف صاحب نے اعلان کیا ہے کہ 50 ارب روپے کی سبسڈی 200 یونٹ استعمال کرنے والے صارفین کو دی جا رہی ہے, وہ پورے پاکستان کے لیے ہے. اور اس میں 50 ارب کی کٹوتی پی ایس ڈی پی کے فنڈ, جو ایم این ایس کے ترقیاتی فنڈز ہوتے ہیں میجورٹی, ان میں کی گئی ہے. وہ پورے پاکستان کے لیے ہے اور یکساں چاروں صوبوں میں وہ پالیسی جو ہے اسی طرح اس کی امپلیمنٹیشن ہوگی. لیکن پنجاب میں جو 2 مہینوں کے لیے 14 روپے بجلی پر یونٹ سستی کرنے کی بات کی گئی ہے, وہ پنجاب اپنے انٹرنل ریسورسز سے کر رہا ہے. وہ پیسہ پنجاب گورنمنٹ دے رہی ہے, اور پنجاب گورنمنٹ اگر چاہے تو وہ 50 روپے یونٹ بجلی اپنے صوبے کے لیے, اور ظاہر ہے یہ پیسہ پھر وہ بھی کسی نہ کسی مد میں جو ڈیولپمنٹ ہونی ہے, کسی اور جگہ کے اوپر کوئی پروجیکٹس ہونے ہیں, وہاں سے کٹ ڈاؤن کر کے یہاں پہ لگائے جائیں گے. ایگزیکٹلی یہ سارے صوبے اس کو انڈیپینڈنٹ ہیں کہ وہ اپنے طور پہ اس طرح کے اقدامات کریں. میں آپ کو چھوٹی سی اور مثال دیتا ہوں, گیو می جسٹ 2 منٹ. جی کہ آپ دیکھیں, شہباز شریف صاحب جب چیف منسٹر تھے, سارے پنجاب میں دوائیاں بالکل فری تھی. آپ کا ایکس رے جو ہے وہ عام لیبارٹری میں جائیں تو 500 کا تھا, لیکن جو ہمارے گورنمنٹ ہاسپٹل تھے وہاں 50 روپے کا ہوتا تھا. ٹیسٹ وہاں پہ فری تھے. اب باقی صوبے کہیں کہ جی آپ دوائیاں کیوں فری دے رہے ہیں, ہم نہیں فری دے رہے. تو یہ ہر صوبہ جو ہے اپنے ریسورسز سے اپنے عوام کو فیسیلیٹیٹ کرتا ہے اور انہیں ریلیف بجٹ کو, کسی بجٹ کو کٹ ڈاؤن کر کے کہیں نہ کہیں سبسڈی ایڈجسٹ کی جا سکتی ہے. لیکن قادر منظور خلیل صاحب, آپ کوئی ایسا ماڈیول نہیں سوچ رہے سندھ کے لیے؟ جی, ہم پہلے ہی سوچ چکے ہیں. ہم یوں سوچ چکے, اگر پنجاب کے ریشو کے حساب سے ہم 14 روپے یونٹ دے تو ہمارے صرف 10 ارب لگے گے. پنجاب کے تو 45 ارب لگے, ہمارے 10 ارب لگیں گے. 10 ارب کے بجائے ہم 25 ارب پچھلے بجٹ میں آلریڈی سولر کے لیے ہم مختص کر چکے ہیں, جہاں 26 لاکھ گھرانوں کو سولر ملے گا. جہاں ہم نے وعدہ کیا تھا 300 یونٹ تک فری ہونے کا, یعنی سولر کے ذریعے, تو وہ ہماری یوں سمجھ لو کہ وفاقی کابینہ میں ہم نہیں, اس کے باوجود ہم نے صوبائی سطح, کیونکہ صوبائی حکومت ہمارے پاس ہے, تو ہم نے آلریڈی 25 ارب اس کے لیے مختص کر چکے ہیں. لیکن ساتھ ساتھ میں یہ سوال بھی اٹھانا چاہ رہا ہوں کہ بالکل آپ کا سوال بھی ویلڈ ہے کہ 2 مہینے کے لیے ہے, 2 مہینے کے بعد ویسی بجلی, یعنی ایک بجلی کی جو کھپت ہے وہ کم ہو جائے گی. مگر ساتھ ساتھ بجلی کے ریٹ ابھی جیسا کہ الیکٹرک کا کراچی کا 3 روپے 80 یا 8 پیسے جو ہے نا وہ ریکویسٹ انہوں نے پہلے سے ڈال دی ہے. تو کیا 2 مہینے کے بعد بجلی کا ریٹ یہی رہے گا اور یا مزید بڑھے گا؟ اگر مزید بڑھے گا تو پھر سبھی والا معاملہ تو ویسے ختم ہو جائے گا. تو پھر ظاہر ہے اس کو ٹائم ٹو ٹائم دیکھنا پڑے گا. میں آخر میں دونوں سے سوال کرنا چاہتی ہوں, دونوں اتحادی جماعتیں, اسی لیے قادر منظور خلیل صاحب اسٹارٹنگ فرام یو, گورنر سندھ کی تبدیلی پر کوئی پیش رفت ہوئی ہے؟